ये आपकी वीडियो क्लास है फ्रॉम एवन स्टडीज़। रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक वीडियो क्लास में समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है या कोई चीज़ जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाई है तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो। जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तब तुम मुझसे वो टॉपिक पूछ सकते हो क्लियरली, और वो टॉपिक मैं तुम्हें दोबारा से समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। A company had current assets 4,50,000। कंपनी के पास करंट एसेट कितनी है? 4,50,000। एंड करंट लायबिलिटीज 2 लाख, और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2 लाख। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स 30,000। मुझे बताओ, जब कोई कंपनी गुड्स खरीदती है, जब कोई कंपनी गुड्स खरीदती है तो गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक। गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो बताओ, स्टॉक बढ़ेगा या कम हो जाएगा? जब किसी से तुम गुड्स खरीदोगे तो तुम्हारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा ना, तुम स्टॉक लेकर आए हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब स्टॉक तैयार हो गया है। और कितना स्टॉक तैयार हो गया है? 30,000। गुड्स का मतलब होता है स्टॉक। तुमने किसी से गुड्स खरीदे, इसका मतलब तुम्हारे पास स्टॉक बढ़ गया है। और कितना बढ़ गया है? 30,000 ऑन क्रेडिट। लेकिन ध्यान रखना, उधार खरीदे है ना, कैश नहीं खरीदा। स्टॉक जो हमने खरीदा है उधार खरीदा है। बताओ, उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे ना तुम्हारे। अगर तुम किसी से उधार खरीदते हो तो तुम्हारे क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी बढ़े। और कितने से बढ़ेंगे? 30,000 से ही बढ़ेंगे। मतलब जब तुमने किसी से गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ गया, उधार खरीदा है माल तो क्रेडिटर्स भी बढ़ गए और 30,000 ही बढ़ गए। अब आगे देखते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। परचेज करने के बाद करंट रेशियो बताइए क्या होगी। मुझे बताओ, पहले करंट एसेट थी 4,50,000। अब तुमने स्टॉक भी खरीद लिया है ना। अब तुमने क्या खरीद लिया? स्टॉक। तो बताओ, स्टॉक भी तो करंट एसेट का ही पार्ट होती है, तुम्हें ये बात याद रखनी है। स्टॉक हमारी क्या होती है? करंट एसेट। तो ये करंट एसेट में जोड़नी चाहिए ना। अब हमारे पास करंट एसेट कितनी हो गई है? 4,50,000 और 30,000। तो हमारे पास करंट एसेट हो गई है अब 4,80,000। कितनी करंट एसेट हो गई है? 4,80,000। बताओ, पहले लाइबिलिटी थी 2 लाख और अब क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। तो बताओ, क्रेडिटर्स भी तो करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट होती है। क्रेडिटर्स भी हमारे करंट लाइबिलिटी ही होती हैं। तो 2 लाख में ये 30,000 जुड़ जाएंगे। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई हैं? 2,30,000। हाँ, करंट रेशियो का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है। अगर तुमसे पूछिए करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटीज नीचे। तो देखो, करंट एसेट तो ये है हमारी 4,80,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2,30,000। ये 4 जीरो इधर कट गई। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा और पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया करो। जब भी करंट रेशियो निकालनी हो करे तो पॉइंट में कन्वर्ट करके आंसर छोड़े करो। तो इसका आंसर आएगा 2.08:1, मतलब पूरा डिवाइड कर देना तो रेशियो आ जाएगी डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर रुपीज 175,000। बताओ कंपनी की करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी है। करंट लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है? 1,75,000। ठीक है। एंड इट्स करंट रेशियो वॉज 2:1। इस बार हमें करंट रेशियो पहले ही बता दी और कितनी बताई है? 2:1, है ना। मैंने ऐसे लिखा है करंट रेशियो को, उन्होंने इस टू में लिख रखा है, एक ही बात है। इट पेड 30,000 टू द क्रेडिटर। बताओ इन्होंने 30,000 रुपए पेड करे हैं क्रेडिटर को। अब ध्यान से समझना इस चीज को। जब 30,000 रुपए पेड करें तो बताओ कैश हमारा कम हो जाएगा ना। जब हम किसी भी क्रेडिटर को पेड करते, 30,000 रुपए जब हम किसी क्रेडिटर को पेड कर रहे हैं तो मेरा क्या कम हो जाएगा? कैश। तो देखो एक तो कैश कम हो गया, कितने से कम हुआ है? 30,000 से। अब एक दूसरी चीज देखो, दो इफेक्ट होंगे। एक तो कैश कम हो गया, अब दूसरी चीज देखो, जिस क्रेडिटर को मैंने पेड करे क्या अब वो क्रेडिटर माना जाएगा? क्रेडिटर का मतलब होता है देनदारी, हमने उसे पैसे दे दिए तो बताओ फ्यूचर में क्या मैं उसे और पैसे दूंगा? अब नहीं मिलने वाले। क्या अब वो क्रेडिटर रहा मेरा? जब हम किसी क्रेडिटर को पेड कर देते हैं अब वो क्रेडिटर नहीं रहा, तो यानी कि मेरा क्रेडिटर भी कम हो गया ना, और उतने से ही कम हो गया जितना हमने दिया है। कितने रुपए दिए? 30,000। तो मेरे 30,000 के क्रेडिटर भी क्या हो गए? कम। तो क्रेडिटर में भी लिखना क्रेडिटर्स, ये भी कम हो गए। कितने से कम हो गए? 30,000 से। इसका मतलब ये हुआ मेरा कैश भी डिक्रीज हो गया 30,000 से। तुम्हें मालूम होगा कैश हमारी क्या होती है? करंट एसेट। कैश हमारी किस में इंक्लूड होती है? करंट एसेट में। और क्रेडिटर्स किस में इंक्लूड होते हैं? करंट लाइबिलिटीज में। मतलब करंट लाइबिलिटी मेरी 30,000 से कम हो गई है और करंट एसेट मेरी 30,000 से कम हो गई है। अब देखते हैं क्या क्या था और कितना था। जरा फॉर्म को देखो। बताओ क्वेश्चन के अंदर मैं ये तो कह सकता हूं तुमसे कि मेरी करंट लाइबिलिटी कम हुई है 30,000 से। देखो क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी बता रखी थी ना 1,75,000। क्या करंट एसेट बता रखी है? नहीं बता रखी है, लेकिन निकाल सकते हैं हम। इधर देखो जरा, रेशियो हमें दी है। रेशियो का फॉर्मूला यही तो होता है, करंट एसेट ऊपर और करंट लाइबिलिटी नीचे। मुझे बताओ अगर करंट लाइबिलिटी नीचे 1 है तो करंट एसेट ऊपर कितनी है? 2। अगर नीचे करंट लाइबिलिटी होती 5 तो ऊपर करंट एसेट कितनी हो जाती? 10। मतलब हर बार क्या हो रहा है? नीचे वाली टर्म का ऊपर वाला क्या चल रहा है? दुगना। तुमने देख लिया होगा रेशो में क्या हो रहा है, बार बार हर बार क्या हो रहा है? दुगना। अगर नीचे करंट लाइबिलिटी होती 10 तो ऊपर करंट एसेट कितनी हो जाती? 20। दुगना कर रहे हैं ना हर बार। अब देखो करंट लाइबिलिटी है कितनी। करंट लाइबिलिटी 1,75,000 बताई थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1,75,000। तो उसका दुगना निकल कर क्या आएगी? एसेट आएगी। तो दुगना कर देते हैं। देखो 1,75,000 का दुगना ये आएगा तुम्हारा 3,50,000। ये है हमारी करंट एसेट और ये है हमारी करंट लाइबिलिटी। तुम देख सकते हो इसका दुगना वहां पर हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। बताओ कैश कम हो रहा था ना 30,000 से। अब मेरी ट्रांसैक्शन के बाद एसेट कितनी रह गई? जब हमने पेड कर दिया है, पेड करने के बाद मेरी एसेट रह गई है 3,20,000। पेड करने के बाद मेरी करंट एसेट सिर्फ कितनी रह गई है? 3,20,000। बताओ क्रेडिटर्स भी तो कम हो गए थे, ये वाली भी तो कम हो गई थी, तो करंट लाइबिलिटी भी कितनी रह गई है पेड करने के बाद? करंट लाइबिलिटी रह गई है 1,45,000। ये भी कम हो गए और वो भी कम हो गए। अब बनाते हैं रेशियो क्या है। तो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला फिर से वही है, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट हो गई है 3,20,000 और करंट लाइबिलिटीज कितनी है मेरी? 1,45,000। हाँ अब इसको सॉल्व कर लेते। 3 जीरो ये गई। ठीक है, तो 145 से 320 को जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा ये भी पॉइंट में आएगा। ये आएगी 2.221:1।
1। तो पॉइंट में कन्वर्ट करना जरूरी है करंट रेशियो के लिए। ठीक है, तो 30,000 हमने इधर माइनस कर दिया क्योंकि हमारा कैश कम हो गया था। 30,000 इसलिए माइनस करें क्योंकि मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर टिक कर लेना क्योंकि आया हुआ भी है। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज इज 1.5:1। बताओ करंट एसेट्स हमें कितनी दे रखी हैं? करंट एसेट दे रखी हैं 3 लाख और करंट लाइबिलिटीज कितनी दी हैं? 2 लाख। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी थी और रेशियो भी उन्होंने दी है अलग से। करंट रेशियो दे रखी है 1.5:1, मैंने अपोन में लिखा है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो। वो करंट रेशियो मेंटेन करना चाहता है, जो इस कंपनी का अकाउंटेंट है वो करंट रेशियो को मेंटेन करना चाहता है। और कितनी मेंटेन करना चाहता है? 2:1 इतनी मेंटेन करना चाहता है। बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, कुछ करंट लाइबिलिटीज को पेड करके वो ये चाहता है कि मैं थोड़ी सी करंट लाइबिलिटी पेड कर देता हूं और करंट रेशियो इतनी मेंटेन हो जाए। कंप्यूट, खैर ये मत समझो कि ये क्या हिसाब है कि करंट लाइबिलिटी को पेड करेगा, अभी पता चल जाएगा कैसे करना है। कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज that should be paid so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कितनी करंट लाइबिलिटी पेड करे कि रेशियो ये हो जाए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी वो बोलेगा ना कि ये पेड करना चाहता है वो पेड करना चाहता है, उसको एक्स मान लो। तो बताओ वो क्या चाहता था? करंट लाइबिलिटीज को पेड करना। हमें नहीं पता कि कितनी पेड करनी है उसे, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि उसने कितनी पेड करी है? एक्स। तो लिखो लेट द करंट लाइबिलिटीज बी पेड एक्स। हमने मान लिया कि उसने एक्स रुपीज पेड करें। तो देखो पहले बना लेते हैं कि करंट रेशियो कितनी करनी है। देखो करंट रेशियो वो मत देखना जो उसने हमें दी है, ये तो वो बेमतलब में दे देता है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना। जो वो मेंटेन करना चाहता है ना 2:1, जो उसका टारगेट है, टारगेट वाली रेशियो जरूरी होती है, जो पहले थी उसका कोई काम नहीं है। जो टारगेट वाली रेशियो होती है वो जरूरी होती है हमारे लिए, ना कि जो पहले थी वो जरूरी, वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो भूल जाओ। अब पहले करंट रेशियो बना लेते हैं। ठीक है कि थी कितनी, देखो करंट रेशियो से कितनी मेंटेन करनी है? 2/1, उसे इतनी मेंटेन करनी है ना करंट रेशियो। और करंट रेशियो अगर हम इसके हिसाब से बनाएंगे तो बताओ यही तो फॉर्मूला होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2:1। मैंने इसकी जगह इसका फॉर्मूला डाल दिया। अब तुम्हें मालूम है करंट एसेट कितनी है? 3 लाख और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2 लाख। अब मुझे बताओ वो करंट लायबिलिटीज पेड कराए, हमने माना है कि उसने कितनी करंट लायबिलिटीज पेड करी है? एक्स। उसने कितनी करंट लायबिलिटीज पेड करी है? एक्स। तो मुझे बताओ जब उसने एक्स पेड कराए तो कैश भी कम हो जाएगा, है ना? कैश भी कम हो जाएगा, माइनस एक्स हो गया, मतलब 3 लाख में से अब करंट एसेट भी कम हो गई। ठीक है, और जब लायबिलिटी एक बार हम किसी बंदे को पेड कर देते हैं तो क्या दोबारा पेड करेंगे? नहीं करेंगे। मान लो कोई क्रेडिटर था 50,000 का, मैंने उसे 50,000 दे दिए। कोई क्रेडिटर था 50,000 का और मैंने उसे 50,000 दे दिए, तो बताओ 50,000 का मेरा एक तो कैश कम हो गया, ऊपर से मेरे क्या कम हो जाएंगे? क्रेडिटर्स, यानी कि ये एक्स हमारा यहाँ पे भी माइनस होएगा। समझ गए ना मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस क्यों करें?
जब हम करंट लायबिलिटीज को पेड करते हैं, एक तो मेरा माइनस हो जाता है कैश और एक मेरा माइनस हो जाती है लायबिलिटी। अब हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई इधर 3 लाख माइनस एक्स और इसकी मल्टीप्लाई उधर, तो मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, पहले शो कर देते हैं 2 लाख माइनस एक्स। अब देखो मल्टीप्लाई दे रहा हूं 2 की 2 से 4 लाख और 2 की इधर भी करिए माइनस का 2x, इधर ऐसे चल रहा है 3 लाख माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो माइनस का 2x इधर ले आओ, इधर आके हो जाएगा प्लस का 2x और 3 लाख इधर ले आओ, 4 लाख में से 3 लाख माइनस इधर हो जाएंगे। तो देखो माइनस का x प्लस का 2x, यहां से तो बचेगा x और 4 लाख में से 3 लाख जाएंगे तो कितने लाख बचेंगे? 1 लाख। तो x की वैल्यू मतलब उसे कितनी करंट लायबिलिटीज पेड करनी पड़ेगी? 1 लाख पेड करनी पड़ेगी। चेक करो यही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटीज इज 2.5:1। फिर से हमें क्या दे रखी है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, और कितनी कितनी दे रखी है वो और देख लेते हैं। 8,75,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 3,50,000। रेशियो हमें कितनी दी है? 2.5:1। लिख लेते हैं फिलहाल, अगर जरूरत नहीं हुई तो बाद में रब कर देंगे इसको। आगे देखते हैं। द फर्म वॉन्ट्स टू मेंटेन करंट रेशियो। फर्म चाहती है कि करंट रेशियो इतनी मेंटेन हो, ये 2:1। मतलब उसने एक टारगेट लगाया है इस साल की वो कितनी रेशियो मेंटेन करके रहेगी? 2:1। बाय परचेजिंग करंट एसेट ऑन क्रेडिट। करंट एसेट को खरीदेगी क्रेडिट पर, उधार खरीदेगी। करंट एसेट खरीदना पसंद करेगी और वो भी उधार। इस बात को ध्यान रखना अभी जब मैं पूछूंगा। कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट एसेट द शुड बी परचेज्ड। तो देखो उसने कहा है, उसने क्या फैसला लिया है कि वो इस साल करंट एसेट खरीदेगी और वो भी उधार खरीदेगी। तो मैंने बताया था जो चीज वो करने वाली होती है उसको एक्स मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उसने कितनी करंट एसेट खरीदी है, तो लिखो लेट द करंट एसेट्स विल बी परचेज्ड एक्स। उसने एक्स खरीद ली। अब मुझे बताओ इसकी वजह से क्या क्या चेंज होगा। जब उसने एक्स खरीदी है, एक तो करंट एसेट उसकी बढ़ जाएगी ना, बताओ करंट एसेट बढ़ जाएगी ना, और कितने से बढ़ेगी? एक्स से बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जब उसने उधार खरीदी है, देखो वर्ड लिखा हुआ था क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड पर अंडरलाइन कर लेना। कैश नहीं खरीदी, उधार खरीदी है। अब बताओ उधार खरीदेगी तो लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? मैंने वहां पर पहले वाले क्वेश्चन में माइनस क्यों करा, यहाँ पर प्लस क्यों करा? कभी कभी क्या होगा, दोनों तरफ प्लस करना होता है, ऊपर भी नीचे भी। कभी कभी दोनों तरफ माइनस करना होता है। कभी कभी प्लस माइनस ऊपर ही करना पड़ेगा और कभी कभी प्लस माइनस नीचे ही करना पड़ेगा। कभी कभी सिर्फ ऊपर ही होता है, कभी कभी सिर्फ नीचे होता है। ठीक है, तो तुम्हें सोच कर देखना है कि कब कहाँ पे कैसे करें। ठीक है, तो देखो करंट एसेट बढ़ जाएगी जब वो किसी से एसेट खरीद रही है और उधार खरीद रही है। उधार खरीदने का मतलब है उसकी करंट लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, है ना? जब किसी से हम उधार खरीदते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम देंगे नहीं, फ्यूचर में कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। मतलब करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई, और दोनों किस अमाउंट से बढ़ेंगी? एक्स से। ठीक है, मतलब मुझे दोनों में प्लस करना है। अब देखते हैं टारगेट क्या था। टारगेट इस रेशियो को अचीव करना था, तो पहले टारगेट रेशियो लिखो CR इक्वल टू 2/1। अब करंट रेशियो होती क्या है? करंट एसेट अपोन में करंट लायबिलिटी। 8,75,000 अपोन में 3,50,000। लेकिन मुझे बताओ उसने करंट एसेट खरीदी है एक्स, तो बताओ ऊपर करंट एसेट बढ़ गई एक्स और वो भी क्या खरीदी थी? उधार। तो नीचे भी क्या बढ़ गया? एक्स।
क्योंकि लाइबिलिटीज भी बढ़ गई है। 2/1। अब क्रॉसिंग करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इस बार कितना आंसर आता है। 8,75,000 प्लस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इधर 3,50,000 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई दे देते हैं। 2 की 3,50,000 से होगी तो 7 लाख प्लस 2x। हाँ यहाँ पर 8,75,000। ठीक है, अब एक काम करो, x को इधर ले आओ और 7 लाख को इधर ले आओ। तो 8,75,000 में से 7 लाख माइनस करने, x इधर आके माइनस 2x में से x गया। तो बताओ 2x में से x गया, यहां पर तो रह गए x। और 8,75,000 में से 7 लाख माइनस करेंगे तो 1,75,000 बचेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि उसे इतनी एसेट खरीदनी चाहिए। तो देखते हैं यही आंसर है, 1,75,000 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अ फर्म हैड करंट एसेट 5 लाख। एक फर्म है जिसके पास कितनी करंट एसेट रखी हुई है, 5 लाख। उसके पास करंट एसेट है 5 लाख। इट पेड करंट लायबिलिटीज, उसने कितनी करंट लायबिलिटीज पेड करी है, 1 लाख। 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज पेड कर दी। हमें नहीं पता कि उसकी करंट लायबिलिटीज टोटल थी कितनी, इतना बताया कि उसने करंट लायबिलिटीज कितनी पेड करी है, 1 लाख। इस बात का ध्यान रखना, ये टोटल करंट लायबिलिटी नहीं है, ये वो करंट लायबिलिटी है जो कंपनी ने पेड करी है अभी अभी। ठीक है, तभी क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखो, एंड द करंट रेशियो, तो करंट रेशियो देखो उसके आगे वर्ड लगा हुआ है बिकेम। पेड करने के बाद, मतलब पेड करने के बाद उसकी रेशियो क्या हो जाती है, 2:1। ये जो वर्ड लगा हुआ है ना बिकेम, बिकेम पे अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशियो पेड करने के बाद की है, मतलब पहले उसने करंट लायबिलिटी पेड कर दी है और पेड करने के बाद उसकी रेशियो क्या बन चुकी है, 2:1। पहले क्या थी हमें नहीं पता। डिटरमाइन करंट लायबिलिटी, देखो वही पूछ लिया ना, उसकी करंट लायबिलिटी थी कितनी वो पूछिए। एंड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल तो निकाल देंगे। वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट, वर्किंग कैपिटल तो हमें मालूम है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करके आ जाती है। तो करंट एसेट तो है ही हमारे पास, करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर माइनस करके वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले करंट लायबिलिटी निकालने की जरूरत है। करंट लायबिलिटी देखते हैं कैसे निकलेगी। ठीक है, एक काम करो, करंट लायबिलिटी पूछिए, करंट लायबिलिटी को एक्स मान लो। लेट द करंट लायबिलिटीज बी एक्स। तुम सोच रहे होंगे कि करंट लायबिलिटी तो भैया दे रखी है, ये करंट लायबिलिटी नहीं है, ये तो वो करंट लायबिलिटी है जो कंपनी ने अभी जस्ट पेड करी है। ठीक है, ये नहीं थी, टोटल तो कुछ और ही थी। ठीक है, अब करंट रेशियो में दे रखी है। बताओ ये वो रेशियो है ना पेड करने के बाद की, बताओ ये रेशियो कौन सी वाली है, पेड करने के बाद की रेशियो है ना ये। तो देखो करंट रेशियो हमें पेड करने के बाद की 2/1 दे रखी है। अब देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2/1, यही तो होता है रेशियो का फॉर्मूला। बताओ करंट एसेट मेरे पास कितनी है, 5 लाख, 5 लाख है ना, और उसने कितनी करंट लायबिलिटी पेड करी है, 1 लाख। मुझे बताओ जब करंट लायबिलिटी 1 लाख पेड करी है तो कैश कम हो जाएगा ना, जब हम किसी को पेड करते हैं तो हमारा कैश कम हो जाता है। और बताओ जब हमने करंट लायबिलिटी पेड कर दी है, किसी क्रेडिटर को 1 लाख रुपए दे दिए, तो बताओ क्या फ्यूचर में देंगे, और उसे फ्यूचर में नहीं देंगे। मेरा क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा, कम, कैश भी कम हो गया, क्रेडिटर भी कम हो गया।
तो देखो कैश तो कम करना है तो एसेट में से कम करना पड़ेगा। कैश अगर कम करना है तो एसेट में से कम करना पड़ेगा, मतलब ऊपर कम करना पड़ेगा। और अगर क्रेडिटर्स कम करने तो बताओ नीचे कम करना पड़ेगा ना, नीचे भी कम करना है 1 लाख। लेकिन नीचे पहले देख लेते हैं कि करंट लायबिलिटी टोटल थी कितनी। क्वेश्चन में तो दी नहीं थी करंट लायबिलिटी, मैंने क्या मान रखी है, एक्स। 2/1 में फिर से रिपीट कर देता हूं, ये रेशियो वो थी जो पेमेंट के बाद की थी, तो रेशियो यहाँ पे डाल दी 2/1 करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तुम सोचोगे 1 लाख माइनस क्यों करें, रेशियो भी तो पेड के बाद की है, तो पेमेंट के बाद वाली रेशियो तो यही बनेगी। 1 लाख की पेमेंट ऊपर हमने कैश से कर दी और नीचे हमारे क्या कम हो गए, क्रेडिटर्स। समझ रहे होंगे ना इस बात को। पहले 5 लाख की मेरे पास एसेट थी और जब मैंने 1 लाख पेड कर दिया है तो मेरा पैसा कम हो गया है, और जब हमने किसी को कैश पेड कर दिए तो अब वो क्रेडिटर नहीं रहा। ठीक है, अब सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले 5 लाख में से 1 लाख ऊपर गए तो ऊपर तो रह गए 4 लाख, नीचे वही है एक्स माइनस 1 लाख इक्वल टू 2/1। अब क्रॉसिंग कर दो, 1 की इधर 4 लाख ही रहा, मैं सीधा मल्टीप्लाई दे रहा हूं। अब 2 की एक्स से करी 2x, 2 की 1 लाख से करी 2 लाख। हम एक्स वाली टर्म को यहीं पे रहने दो, माइनस का 2 लाख इधर लिया प्लस हो जाएगा। बताओ 4 लाख में जब ये 2 लाख इधर आके जोड़ेगा तो 6 लाख हो जाएंगे ना। ये बन गया तुम्हारा 6 लाख इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 3 लाख डिवाइड करने पर। इसका मतलब ये हुआ ना कि फर्म की टोटल करंट लायबिलिटी कितनी आ गई है, 3 लाख। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि वर्किंग कैपिटल भी बताओ। पहले देख लेते हैं, करंट लायबिलिटी 3 लाख ही है तो करंट लायबिलिटी 3 लाख ही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ने हमसे वर्किंग कैपिटल पूछी है, तो देखो वर्किंग कैपिटल दो तरह से पूछी है ना, बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट दोनों पूछी है वर्किंग कैपिटल। देखो बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट, तो ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल नहीं बदलती है, बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट सेम होती है, एक ही निकाल दो बस। फॉर्मूला होता है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं। बताओ करंट एसेट क्वेश्चन में कौन सी दे रखी थी, 5 लाख, और करंट लायबिलिटी हमने निकाली है 3 लाख। माइनस करके वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 2 लाख, और बाद में लिख देना यही आफ्टर पेमेंट है और यही बिफोर पेमेंट है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट, वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, ये हमेशा सेम रहती है, वर्किंग कैपिटल कभी नहीं बदलती। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 13 लॉजिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में एक आध न्यूमेरिकल एग्जांपल दे दूंगा, वरना क्वेश्चन नंबर 13 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 3:1। करंट रेशियो इस क्वेश्चन में कितनी बता रखी है, 3/1। स्टेट गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड improve, reduce और नॉट चेंज द रेशियो। देखो पहले 3 बातों का मतलब समझ लो। नो चेंज का मतलब तो तुम्हें मालूम ही है, रेशियो यही रहेगी तो नो चेंज। इम्प्रूव का मतलब ये कि रेशियो की वैल्यू बढ़ जाए, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाए, और रिड्यूस का मतलब है नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाए, मतलब रेशियो की वैल्यू कम हो जाए। रिड्यूस का मतलब रेशियो की वैल्यू कम हो जाए, इंप्रूव का मतलब रेशियो की वैल्यू बढ़ जाए, और नो चेंज का मतलब रेशियो की वैल्यू बिल्कुल वही रहे। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है इन केसेस में रेशियो क्या होगी, इंप्रूव करेगी, रिड्यूस करेगी या नो चेंज। तो पहला केस देखते हैं। पहला केस देखने से पहले कुछ चीजें मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने तो हमें कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन ने हमें बस क्या थमा दी है, एक रेशियो। तो देखो इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मान लेते हैं। सपोज मैंने करंट एसेट ये मान लिया 30,000 और करंट लायबिलिटीज मान ली 10,000। बताओ रेशियो 3:1 आएगी ना। देखो 30,000 अपॉन में 10,000, और जरूरी है तुम भी यही मानो 30,000 10,000, ऐसी कोई सी भी वैल्यू मान लो जिनसे रेशियो 3:1 आई है, तो बस हमने लेट करा है।
कुछ ज्यादा नहीं कर, बस एक वैल्यू मान ली नॉर्मल सी, लेट कर लिया, ठीक है। तो लेट का मतलब है कुछ भी वैल्यू मान लो, लेकिन रेशियो 3:1 लेकर आनी है ना। तो मैंने 30,000 10,000 ले लिया। अब वैल्यूज ले लिए ना तो समझाने में आसानी रहेगी इसलिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं अब, रीपेमेंट ऑफ अ करंट लाइबिलिटी। बताओ करंट लाइबिलिटी को जब हम पेड करने वाले हैं, रीपेमेंट का मतलब होता है पेमेंट की गई है, करंट लाइबिलिटी हमने पेड करी है। बताओ जब करंट लाइबिलिटी पेड करी है तो मेरा कैश कम हो जाएगा ना, कैश कम हो जाएगा ना। सपोज 5,000 की लाइबिलिटी पेड करी है, बताओ मेरा कैश कितने से कम हो जाएगा, 5,000 से। कितने से कम हो जाएगा, 5,000 से। और बताओ करंट लाइबिलिटी भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी को पेड करते हैं, मान लो किसी क्रेडिटर को हमने पेड करा है 5,000 रुपया, ठीक है। तो बताओ फ्यूचर में देना पड़ेगा क्या, अब थोड़ी ना देना है फ्यूचर में, मतलब देते रहेंगे बार बार बैठ के, अब नहीं देंगे। हमारी करंट लाइबिलिटी भी कम हो गई। अब देखते हैं रेशियो बढ़ी है कम हुई है, नो चेंज, है ना। ऐसे देखकर कुछ नहीं पता चलता, जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। तो देखो करंट रेशियो देखते हैं, पहले थी 30,000 अपोन में 10,000। बताओ 5,000 का कैश कम हुआ है ना। ऊपर से ही तो माइनस करूंगा, कैश क्या होती है, करंट एसेट, ऊपर से माइनस करूंगा। और 5,000 के क्रेडिटर्स कम हुए हैं, वो क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। चेक करते हैं रेशियो क्या हो गई अब, 30 में से 5 25, 10 में से 5 5। बताओ रेशियो ये आ गई ना 5:1। बताओ पहले रेशियो थी 3:1, अब आ गई है 5:1। बताओ इंप्रूव नहीं करी, पहले रेशियो 3/1 थी, अब रेशियो 5/1 हो गई है, रेशियो की वैल्यू बढ़ गई है, रेशियो इंक्रीज हुई है मतलब इंप्रूव। तो फर्स्ट का आंसर लिख लो। ये तुम्हें लिखना है इस तरह से, इस सॉल्यूशन को तुम्हें दिखाना है एग्जांपल मानकर, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर बस इंप्रूव लिख दोगे तो, एक नंबर भी नहीं मिलने वाला। ये तुम्हें करके दिखाना है। हाँ डाटा तुम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, फिलहाल ये वाला एग्जांपल उतार लो और एंड में लिख दो हेंस रेशियो इज इंप्रूव, रेशियो इंप्रूव हो गई या हुई है। अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। मुझे बताओ जब हमने कैश गुड्स खरीदे, बताओ गुड्स क्या होते हैं हमारे, स्टॉक। गुड्स हमारा क्या होता है, स्टॉक। बताओ जब हम इससे स्टॉक खरीद के ला रहे हैं, मेरा स्टॉक बढ़ेगा ना, मेरा स्टॉक बढ़ेगा। सपोज मैंने 5,000 का स्टॉक खरीदा था, 5,000 बढ़ेगा स्टॉक। लेकिन देखो लिखा हुआ है ऑन कैश, कैसे खरीदा है, कैश खरीदा है, नकद। तो बताओ पैसा कम हो जाएगा बढ़ जाएगा, पैसा तो कम होएगा। जब तुम किसी से माल खरीदते हो तो पैसा चला जाता है, माल आ जाता है। देखो माल तो आ गया लेकिन कैश क्या हो गया हमारा, कम, 5,000। तो बताओ ये भी करंट एसेट होती है ना स्टॉक, और कैश भी क्या होती है, करंट एसेट। मतलब करंट एसेट बढ़ी है और करंट एसेट कम हुई है। प्लस का 5,000 हुआ, माइनस का 5,000 हुआ, बताओ कोई फर्क पड़ा। इस वाले को तुम लिखो या मत लिखो, इस वाले एग्जांपल को लिखो या मत लिखो, ये जरूर लिख लेना, बस सीधे लिख दो नो चेंज, रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो स्टॉक बढ़ा 5,000 का प्लस, कैश कम हुआ 5,000 का माइनस, तो ये आपस में वैसे ही कट गए, करंट एसेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा देखते हैं, क्या पता थर्ड में कोई चेंज हो जाए। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 4,000, ऑफिस इक्विपमेंट की सेल करिए 4,000 रुपए की, ठीक है। कितना पैसा आया हमारे पास, 4,000। 4,000 से मेरा कैश बढ़ जाएगा, और बुक वैल्यू कितनी थी इसकी, 5,000 की। बताओ 5,000 की चीज 4,000 में बेच दी, लॉस हुआ है ना। लेकिन लॉस का ना तो करंट एसेट में कोई काम होता है ना करंट लायबिलिटी में, तो फिलहाल उस लॉस पर ध्यान मत दो, वैसे लॉस हुआ है। 5,000 वाली चीज मैंने 4,000 में निकाल दी, 1,000 रुपए का लॉस हुआ है। यहाँ पर लॉस ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा, बस ये देखो पैसा कितना आया, पैसा तो 4,000 आया ना। और दूसरी चीज ये, अब देखो करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपोन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी थी, 30,000, लायबिलिटी कितनी थी, 10,000। बताओ 4,000 रुपए आए हैं तो जुड़ेंगे ना। बताओ करंट लायबिलिटी में कोई काम हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ, करंट लायबिलिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो 30,000 और 4,000 कितने रुपए बन गए, 34,000। बताओ रेशियो बन जाएगी ना इस बार ये 3.4:1। बताओ फिर से रेशियो इंप्रूव कर गई ना, पहले 3:1 थी अब 3.41 है।
तो लिखना इम्प्रूव। तीसरे केस में भी इम्प्रूव हो गई। चौथा देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स फॉर 11,000, हमने गुड्स बेचे। बताओ जब हमने गुड्स बेचे, अच्छा देखो अभी जो मैंने थर्ड बताया था तुमने इस बात पर गौर नहीं करा, वहां पर हमने सेल करी थी ना, लेकिन किस चीज की सेल करी थी? इक्विपमेंट की। ध्यान रखना जो इक्विपमेंट होते हैं वो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, करंट एसेट नहीं होती। इसलिए मैंने बस क्या जोड़ा था, कैश की पैसा आया है। लेकिन अब जो ट्रांसेक्शन अब देखो, अब हमने क्या बेचे हैं? गुड्स। तो बताओ एक तरफ तो मेरा स्टॉक चला गया ना, गुड्स बेचने का मतलब है मेरा स्टॉक चला गया, स्टॉक मेरा कम हुआ है, और बदले में क्या आया है? पैसा। और पैसा कितना आया है? कैश। बताओ स्टॉक कितना कम हुआ है? देखो ब्रैकेट में कॉस्ट लिखी हुई है 10,000। 10,000 रुपए का स्टॉक था जो कम हुआ है। सिर्फ कॉस्ट कितने की थी? 10,000 की। हमें कॉस्ट से मतलब होता है मेरा स्टॉक तो 10,000 में गया ना, चाहे मैंने उसे 20 में बेचा हो, 15 में बेचा हो, 5 में बेचा हो, मेरा स्टॉक कितने का कम हुआ है? सिर्फ 10,000 का। हाँ बेचा कितने का है? 11,000 का। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसे कितने का बेचते हैं। माल तो उतने का ही कम होगा ना जितनी उसकी वैल्यू थी, 10,000। ठीक है, मेरा स्टॉक तो सिर्फ इतने का ही कम हुआ है। वो बात अलग है तुमने 11 का बेचा है, 5 का बेचा है, 20 का बेचा है या 10 लाख का बेचा है, जितने मर्जी का बेचो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा स्टॉक सिर्फ कितने का कम होएगा? 10,000 का। मेरी फैक्ट्री में से माल सिर्फ कितना गया है? 10,000 का। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। बताओ वैसे भी करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऊपर देखो करंट एसेट में 30,000 में, पहले तो 30,000 में कैश जोड़ गया, और ये 10,000 स्टॉक का क्या हो गया? माइनस। बताओ स्टॉक कम हुआ है तो माइनस करेंगे, अपॉन में लायबिलिटीज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो देखो 11,000 प्लस और माइनस 10,000, 1,000 इसमें जुड़ गए, 31,000 हो गए। दिखाई दे रहा होगा रेशियो भले ही छोटे अमाउंट से इंप्रूव करिए, लेकिन इंप्रूव तो हुई है ना। 3.1:1 रेशियो हमारी इंप्रूव हुई है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो हमें मतलब होता है स्टॉक से। गुड्स का मतलब होता है स्टॉक। देखो थर्ड वाले पार्ट में मैंने स्टॉक इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वहां पे इक्विपमेंट था। इक्विपमेंट हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, ना कि करंट एसेट। जबकि स्टॉक हमारा क्या होता है? करंट एसेट। इन्वेंट्रीज आ रहा था ना, इन्वेंट्रीज मतलब हमारी करंट एसेट। तो करंट एसेट तो मेरी 10,000 से कम हुई है, लेकिन पैसा मेरे पास कितना आया है? 11,000, है ना। हमारा स्टॉक तो सिर्फ कितने से कम हुआ है? 10,000 से। हमें बुक वैल्यू से मतलब होता है उसकी। अगला और लास्ट पार्ट देखते हैं इसका कितना आया है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड एक नोटिस है, अगर वीडियो को किसी भी तरह से कॉपी करने की कोशिश करी या किसी एक्सटर्नल ड्राइव में आप इस वीडियो को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह, तो ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। तो इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाई चांस अगर मुझे किसी के थ्रू पता चलता है या मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कॉपी की जा रही है घर के लिए या किसी और के लिए, तो तुम्हें ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुम्हें निकलना पड़ेगा।